नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वयंसेवक में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी। लक्ष्मी नारायण भाला जी सन 68 से संघ के प्रचारक हैं। आइए देखते हैं उनकी सामाजिक यात्रा का सफरनामा। लक्ष्मी नारायण भाला, जिन्हें प्यार से लोग लक्खीदा बुलाते हैं, भाला जी वर्तमान में हिंदू आध्यात्मिक सेवा प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। आपका जन्म 21 जनवरी 1945 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ। छात्र जीवन में ही भाला जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। भाला जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक और हिंदी विशारद की शिक्षा प्राप्त की, जिसके उपरांत उन्होंने 23 वर्ष की अल्पायु में ही देश सेवा के लिए घर त्याग दिया और आरएसएस के प्रचारक बन गए। आपातकाल के दौरान भाला जी ने भूमिगत रहकर छद्म नाम से कई चुनौतीपूर्ण कार्य किए। उन्होंने विद्या भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का दायित्व निभाते हुए असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों में संघ को एक अलग पहचान दिलाई। भाला जी ने हिंदुस्तान समाचार और कृति रूप संघ दर्शन में लेखन कार्य भी किया। पिछले 2 वर्ष से लक्ष्मी नारायण भाला जी सफलतापूर्वक अपने मौजूदा दायित्व को निभा रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में मंदिरों, मठों एवं धार्मिक संस्थानों के प्रचार प्रसार का कार्य बखूबी चल रहा है। भाला जी प्रखर चिंतक, लेखक और विचारक हैं। आपके लिखी कविताएं, लेख और पुस्तकें खासी लोकप्रिय हैं, जिनमें हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन पुस्तक प्रमुख है। आपने देखा किस तरीके से लक्ष्मी नारायण भाला जी लगातार पिछले 5 दशक से समाज सेवा में जुड़े हैं। भाला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपको संघ का स्वयंसेवक बनकर प्रचारक बनना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं वैसे मूलतः महाराष्ट्र में चिखली नाम का एक स्थान है जी, तहसील प्लेस है, वहीं का स्वयंसेवक हूँ। और वहीं पर कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो कभी प्रचारक रहे, फिर वापस लौट कर आए, गृहस्थ हुए, लेकिन उसके बाद भी मन लगाकर और बड़ी निष्ठा के साथ संघ का काम करते रहे हैं। तो उनके जीवन को देखकर प्रेरणा मिली कि इनके जैसा संघ के प्रति निष्ठावान होकर काम करना चाहिए। ये वहीं से मिली प्रेरणा। भाला जी, लेकिन लंबा सफर होता है, 5 दशक तक आपने 52 साल आपको हो गए हैं समाज सेवा में। आपातकाल में आप नाम बदलकर भूमिगत रहे, कैसे अनुभव थे आपको उस वक्त? उस समय के बड़े रोमांचक अनुभव थे। पूरी तरह से बंगाली बनकर और बांग्ला भाषियों के बीच रहना और अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हुए खुलकर काम करना, ये अपने आप में एक रोमांचक काम था। और उस समय हमने एक वंदे मातरम शतवर्ष पूर्ति उत्सव समिति, इस प्रकार समिति का गठन किया था। वंदे मातरम को लेकर 100 वर्ष पूरे हो चुके थे उसी के आयोजन में। और वहाँ के उस समय के शंकर प्रसाद मित्र जो चीफ जस्टिस थे, वो उसके अध्यक्ष थे। मैं संगठन मंत्री के नाते घूमता था। मेरा नाम उस समय अनिमेश गुप्ता रखा गया था। तो कहीं कभी ऐसा नहीं मौका आया कि लोगों ने शंका प्रकट की हो कि भाई आप तो बांग्ला भाषी नहीं है, अनिमेश गुप्ता इस नाम से आप घूम रहे हैं। तो कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। पूरी तरह से बांग्ला भाषियों के बीच बंगाली बनकर और खुलकर काम किया, मंचों पर बड़े बड़े लोगों को बुलाकर। और एक तरह से लोकतंत्र पर आया हुआ संकट, ये वंदे मातरम की आड़ में समझ लीजिए, वंदे मातरम के छत्र छाया में हमने जन जागरण का एक बहुत बड़ा काम उसके माध्यम से किया। आपने जो है जैसे पूरे देश का भ्रमण किया है, विदेशों का भ्रमण भी किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े रहे, पूर्वोत्तर में आपने काफी काम किया। क्या आपका मानना है पूर्वोत्तर में, जैसे आपने एक लंबा समय बिताया, वहाँ के अनुभव कैसे रहे आपके? पूर्वोत्तर के अनुभव मैं ये कह सकता हूँ कि विद्या भारती के काम से जब मैं 13 वर्ष तक लगातार गुवाहाटी में रहा, संगठन मंत्री, हाँ, तो उस समय का अनुभव ये मेरे जीवन का स्वर्णिम काल में कह सकता हूँ। क्योंकि उस समय एक बड़ा चुनौतीपूर्ण ऐसा माहौल था। चारों तरफ उल्फा जो उग्रवादी संगठन है, वो असमिया अस्मिता के लिए हम लड़ रहे हैं ऐसा कहकर असमिया भाषियों को अपनी तरफ खींच रहे थे। और मैं असमिया भाषियों के बीच असमिया भाषी बनकर, वहाँ नाम नहीं बदलना पड़ा, लेकिन एकदम असमिया भाषियों के बीच रहकर
और असमिया माध्यम के विद्यालय और असमिया संस्कृति से संस्कारित करना विद्यार्थियों को, तभी अस्मिता बचेगी। और भारत से कट कर ये अस्मिता बच नहीं सकती। इस भारत से बना भी रहना पड़ेगा भारत के साथ, और अपनी अस्मिता को भी बचाना होगा। इस प्रकार से जो सारा माहौल बनता था, तो उसका परिणाम ये होता था कि लोग कहते थे कि एक तरफ तो अस्मिता बचाने के लिए हाथ में बंदूक लेकर लोग घूम रहे हैं और दूसरी तरफ आप कलम लेकर घूम रहे हैं। तो मैं कहता था कि कलम ही जीतेगी, आखिर बंदूक नहीं जीतेगी। इस दौरान आपने कितनी भाषाएं सीखी? जैसे आपने बंगाली भी बोली, असमी में बोली, महाराष्ट्र से आप ताल्लुक रखते हैं। मराठी में तो मेरी कोई माध्यम मराठी, हाँ, मातृभाषा समझिए। नहीं, मातृभाषा तो वैसे मारवाड़ी है। अच्छा। घर में मारवाड़ी बोलते हैं। पढ़ाई लिखाई पूरी महाराष्ट्र में मराठी में हुई, इसलिए मराठी बहुत अच्छी तरह बोल लेता हूँ। जब मराठी बोलता हूँ तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ। और बंगाली बोलता हूँ तो ये वही भगवान की कृपा है। असमिया भाषियों के बीच भी खुलकर काम किया, असमिया भाषा में ही सब काम किया। दार्जिलिंग ज़िले में मैं लगातार 7 वर्ष तक जिला प्रचारक रहा, तो उसके कारण नेपाली सीखने का भी अवसर मिला। तो नेपालियों में भी नेपाली बनकर ही मैं घुमा हूँ और उसी प्रकार की वेशभूषा लेकर घुमा हूँ। वहाँ तो एक बार ऐसा बड़ा मज़ेदार अनुभव भी आया कि मैं एक चाय की दुकान पर नेपाली टोपी पहने, नेपाली वेशभूषा में बैठा चाय पी रहा था। उसी समय 2 नेपाली सज्जन आकर बैठे और आकर मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि दाजू कहाँ बड़ा अनुभव हो, भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? तो मैंने बताया जिस गांव से मैं आ रहा था पैदल, वो बताया। तो उन्होंने नहीं बोले अभी यहाँ से आए हैं, लेकिन वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैंने कहा वैसे मैं दार्जिलिंग रहता हूँ। नहीं, वैसे अभी दार्जिलिंग रहते हैं, लेकिन वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे जो बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं तो समझा कि अब इनसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बता देना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र हो ना, महाराष्ट्र बनने को नहीं ठाई तो नेपाल में सही ना, नेपाल में तो महाराष्ट्र नाम का कोई स्थान ही नहीं है। तब मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि ये मुझे एकदम नेपाल से आया हुआ नेपाली समझ रहे हैं। तो ऐसे सुखद अनुभव भी होते हैं कई बार। और चुनौतियां, जैसे आपने बताया कि काफी चुनौतीपूर्ण रहा नॉर्थ ईस्ट में। और चुनौती कई प्रकार की होती है। घर से किस तरीके से आपको सहयोग या घर से तो निकलते समय ही माँ ने एक शर्त रखी थी जी। पहले तो आशीर्वाद नहीं दे रही थी कि मैं यहीं रहकर काम करो, बाहर जाकर करने की क्या ज़रूरत है। तो जब आधा घंटा लगा समझा बुझा कर तैयार हो गई माँ, तब एक शर्त रखी उन्होंने कि वर्ष में एक बार घर जरूर आना। अच्छा। और 5 वर्ष बाद वापस आ जाना। तो पहली बात तो मैंने हाँ भर दी, और दूसरे बारे में कहा कि इसके बारे में सोचूंगा। ठीक है। तो आशीर्वाद मिल गया और मैं फिर काम में आ गया। बंगाल में मुझे दायित्व दिया गया था। 5 वर्ष के करीब मेरे बड़े भाई साहब, वो भी तृतीय वर्ष शिक्षित, बड़े अच्छे कार्यकर्ता है, तो उनकी ससुराल है इंदौर में जी। वो इंदौर गए हुए थे। वहीं पर उनको जानकारी मिली कि पूजनीय गुरुजी जो अपने द्वितीय सरसंघ चालक थे, वो वहीं पर चिकित्सा के लिए आए हुए हैं वैद्य जी के यहाँ, राम नारायण शास्त्री। तो ये मिलने चले गए। हमारे पूरे परिवार को पूजनीय गुरुजी अच्छी तरह जानते थे। तो मिलने के बाद बातचीत हुई और फिर भाई साहब ने सहज रूप से कह दिया कि लक्ष्मी नारायण प्रचारक के नाते गया हुआ है, बंगाल में है, तो 5 वर्ष का कह कर गया था, 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो उसको भेज दे तो अच्छा रहेगा। तो गुरुजी हंसने लगे। हंस कर कहते हैं कि अच्छा भैया मुझे ये बताओ पहले कि तुम लोगों के घर मेहमान आते हैं कि नहीं? तो भाई साहब ने कहा मेहमान तो आते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो मेहमान आते हैं तो उनको खाना वाना खिलाते हो कि नहीं? तो हाँ, खाना भी खिलाते हैं। तो जब खाना खिलाते हो तो रोटियां गिनते हो क्या? तो भाई साहब ने कहा कि क्यों रोटियां क्यों गिनेंगे, तो जितना खाना चाहे खाए। तो बोले फिर हम भी प्रचारक के दिन क्यों गिनेंगे? वो जितने दिन काम करना चाहे करे, जब वो कहेगा कि मैं लौटना चाहता हूँ उसको लौटा देंगे, स्वतंत्र है, हम तो गिनते नहीं। तो ये बात भाई साहब ने मुझे पत्र में पूरी लिख कर भेजी कि मैं गुरुजी से मिला और गुरुजी ने ऐसा ऐसा जवाब दिया। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कि अब आप जैसे गुरुजी ने कहा है आप भी गिनना छोड़ दीजिए। तो लेकिन जो माता जी ने कहा था कि आप हर वर्ष जाएंगे, वर्ष में एक बार जरूर जाता हूँ। वर्ष में जरूर जाते हैं। हाँ, वो वचन निभाया। अच्छा, उस वचन को आपने निभाया। हाँ। आप जैसे लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, बहुत सारी चीजें आप लिखते हैं। क्या जीवन में उद्देश्य या लक्ष्य लेकर आप फिलहाल चल रहे हैं? बस इस देश को, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है और जिसका रास्ता डॉक्टर हेडगेवार ने दिखाया है, कि ये
जगत गुरु के स्थान पर बैठनी चाहिए। जी, बस वो सपना लेकर काम कर रहे हैं, वही सपना है। बहुत अच्छा। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान, हाँ। जिसका दायित्व अभी आपके पास है, इसके अंदर क्या कार्यशैली है, क्या वर्किंग है? ये एक तरह से सेवा विभाग का एक नया संगठन या नया प्रयोग है। इसकी शुरुआत चेन्नई से हुई 10 साल पहले। जी, एस गुरुमूर्ति, जो बहुत बड़े चिंतक और चार्टर अकाउंटेंट भी है, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की। और शुरुआत करने के पीछे भावना ये थी या प्रसंग ये था कि अभी भी विदेशों में भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत के लोगों को चैरिटी करना आता नहीं, और इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज़ को वहाँ जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये जब वहाँ के अखबारों में अभी भी छप रहा है, तो इससे इनको बड़ी वेदना हुई, और इन्होंने, गुरुमूर्ति जी ने, कई साधु सन्यासियों से, बड़े बड़े मठाधीशों से, उन लोगों से संपर्क किया जी, और बताया कि भाई अपने बारे में इतना हम काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, फिर भी ये धारणा बनी हुई है पूरी दुनिया में, तो ये तो ठीक नहीं है, तो इसका क्या उपाय किया जाए। तो उसी में से एक साल पुस्तकों का मेला लगवाया गया, उससे समाधान नहीं हुआ। फिर सोचा गया कि नहीं, इस पुस्तक मेले से कोई लाभ नहीं होगा, प्रत्यक्ष अपना काम जो है वो लोगों के सामने आना वो चाहिए, आना चाहिए। इसलिए मेले लगाए जाए, और उस मेले में फिर जितने भी मठ और आश्रम हैं उनको बुलाकर उनके काम वो क्या क्या कर रहे हैं उसका प्रदर्शन हो। तो ये परंपरा चेन्नई से शुरू हुई। जी, चेन्नई में लगातार 4-5 वर्ष तक ऐसे मेला लगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि चेन्नई में एक माहौल बन गया कि नहीं, हिंदू संगठन भी जो है बहुत काम करते हैं और ये सेवाभावी है। फिर इसका विचार बना कि ये पूरे देश भर में ये संदेश जाना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। तब 4-5 वर्ष पूर्व एक वरिष्ठ प्रचारक है, वो भी मेरे साथ ही 1968 में ही प्रचारक निकले, गुणवंत सिंह जी कोठारी, उनको ये दायित्व दिया गया। और गत वर्ष फिर मुझे भी कहा गया कि इनके सहयोगी के नाते तुम भी इस काम में लग जाओ, तो मैं उस काम में। और प्रचार प्रसार का कार्य एक तरीके से है, हाँ, जो मठ और धार्मिक मठ और धार्मिक, और उसके साथ साथ एक उसमें एक और आयाम जोड़ा गया है। जी, वो ये है कि जितने भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या स्कूल लेवल तक भी, हायर सेकेंडरी स्कूल वगैरह, उनको इसमें जोड़ना है। तो आफ्टर मेला और प्री मेला इन सब विद्यालयों से संपर्क करना और उनमें भारत की कुछ जीवन मूल्यों के बारे में आग्रह जगाना, जैसे गुरु पूजन करो, वंदन, प्रकृति का वंदन करो, तो उसके लिए कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम उनसे करवाना, और वीर वंदन करो, देश के लिए मरने वाले जो सैनिक हैं उनका वंदन करना चाहिए। तो देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम, ये श्रद्धा, ये जगाने का काम ये अलग अलग विद्यालयों में कार्यक्रम करके। बहुत छोटा सा सवाल आपसे, ये भाव एवं लेखांकन, ये पुस्तक मेरे पास आपकी है, और हमारा संविधान, बड़ी ये पॉपुलर आपकी किताब हुई है, इसमें क्या आपने दिया है, थीम क्या है? इसमें ऐसा हुआ है कि मेरी जब जानकारी में बात आई, विशेषकर चाणक्य वार्ता के जो संपादक हैं जी, उन्होंने एक पुस्तक ला दी थी, हस्तलिखित संविधान की फोटोकॉपी। जी, तो वो देखकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इतने सजावट के साथ और फोटो के साथ अगर ये बनाया गया है संविधान, तो जो छपकर मिलता है उसमें फ़ोटो क्यों नहीं आते। तो इस पर चिंतन करते करते ध्यान में आया कि फ़ोटो के बारे में ऐसा ही सोचा गया है कि ये तो केवल डेकोरेशन के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इसको लोगों तक क्यों पहुंचाना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नंदलाल बोस जैसे व्यक्ति केवल डेकोरेट करेंगे या कुछ सोच कर किया होगा उन्होंने, तो ज़रूर उन्होंने कुछ सोचा होगा। इसलिए मैं उनकी लेवल पर सोचने लगा कि उन्होंने चित्र बनाते समय क्या सोचा होगा, इसलिए आपने आपका भाव एवं रेखांकन। हाँ, इसलिए वो भाव मेरे मन में आता हुआ मुझे दिखाई देने, अनुभूति होने लगी मुझे कि नंदलाल बोस ने ये सोचा होगा, ये सोचा होगा, नहीं ये ऐसा नहीं सोचा होगा, ऐसा सोचा होगा। और उस प्रकार से उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, उसके आधार पर फिर जब मैंने इसकी व्याख्या की तो एक नया आयाम लोगों को लगा कि ऐसा तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसा मुझे लगता है कि नंदलाल बोस की सोच के साथ कहीं ना कहीं मेरी सोच जो है वो कहीं मैच खाती हुई मिलती जुलती है। इसके बारे में विस्तार से भी दर्शकों को बाद में बताएंगे। हाँ। और आप जो स्वयंसेवक हैं, नहीं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
स्वयंसेवक तो संघ का सबसे बड़ा क्या कहेंगे माध्यम होता है समाज में जाने का, और इसलिए वो स्वयंसेवकत्व के साथ जिए। और स्वयंसेवकत्व का एक ही लक्षण होता है कि वो देश के लिए जिए, इसलिए देश प्रथम ये उसके मन में रहे। बस यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री लक्ष्मी नारायण भाला जो आजकल हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के सहराष्ट्रीय प्रमुख हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो संघ में आए। पिछले 52 साल से प्रचारक का दायित्व निभा रहे हैं। बताया कि राष्ट्र प्रथम सिर्फ ये मन में भाव होना चाहिए और तभी व्यक्ति जनसेवा कर सकता है। अगले कार्यक्रम में फिर किसी महानुभाव से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।